नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो प्रश्न है लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न सारे देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको देखेंगे और इसी चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, जिसमें कि हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा से हम क्या समझते हैं, भारत से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाने थे, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो निबंध है इसका हम लोग इन चारों क्वेश्चन को लगभग देख चुके थे। और यदि हम वही बात करें तो इसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन छूट गया था और इसमें से एक छूट गया था। उसके बाद इसको भी कवर करके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग को समय बचेगा तो नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट कर देंगे। और इसका जो लिखा हुआ नोट्स है, जो अच्छा से सजा कर जो नोट्स है, वो हम आपको कल तक प्रोवाइड कर देंगे। अभी आपको समझा रहे हैं, और जो भी क्लास नहीं लिया वो सारे कैंडिडेट क्लास ले ले, आपको सारा नोट्स सारा कुछ मतलब अच्छा से लिखा हुआ मिल जाएंगे। और मतलब क्लास के जरिए हम सारा कुछ आपको समझा भी देंगे। कोई भी डाउट्स रहता है तो सारा कुछ हम आपको क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ और क्लास नोट ले ले, क्लास भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब आपका क्लास मिस हो रहा है। और इसके बाद हम लोग संस्कृत का भी कुछ चैप्टर देखेंगे और सबका कुछ कुछ चैप्टर देख के फिर से मतलब कि दोहराते दोहराते सारे हम सब्जेक्ट को आपके एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि लेखक ने भारत की जाति प्रथा किस विशेषता का उल्लेख किया। लेखक ने भारत की जाति प्रथा की किस विशेषता का उल्लेख किया है। तो लेखक जाति प्रथा की विशेषता का क्या उल्लेख किया है कि इसमें आप देखिए, कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन के साथ उनके ऊंच नीच का स्तर भी निर्धारित करता है। मतलब कि जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को अस्वाभाविक जो विभाजन है कार्य का, श्रमिक के अस्वाभाविक, यदि मेरी इच्छा नहीं है ये काम करने का फिर भी जन्म के आधार पर मिल रहे थे तो उसको अस्वाभाविक कार्य भी श्रमिक विभाजन या कार्य विभाजन के साथ उनको ऊंच नीच का स्तर भी मिलता था। ये मतलब इस तरीके से मतलब जाति प्रथा के कारण हमारे समाज में जो इसकी विशेषता थी यह इस तरीके से थी, या कुप्रथा भी कह सकते हैं। ये सारा हम आपको अच्छे से टाइप नोट्स करके दे देंगे, शॉर्टली दे देंगे। अगर चाहते हैं तो ये भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन है हम आपको देंगे, जो कि इसका जो मतलब ज़्यादातर चांसेज है जो वीविया क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसको शॉर्ट करके हम आपको दे देंगे। तो और इसमें से हमको और नहीं झूठे थे, ये हमने देख चुके थे। श्रम विभाजन का आदर्श कैसे थे ये हम लोग जान लेते हैं। ये कुशल व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, या तो कुशल व्यक्ति कह लीजिए किसी भी कार्य में वो कुशल है, या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो जाति प्रथा की दूषित, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होंगे। तो कुशल व्यक्ति और श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति के क्षमता को उसकी सीमा तक विकसित किया जाए, न कि उसे अपने पेशा स्वयं चुन सके, ताकि वो अपने पेशा क्या करे, स्वयं चुन सके। मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रमिक को उसके कार्य की क्षमता का मतलब निर्माण करने का उसको मतलब छूट दिया जाए, वो अपने पेशा खुद से चुन सके कि हमको ये काम करना है। क्योंकि आप यदि उसका मन है दूसरा कार्य में मन लग रहा है, लेकिन आप उससे दूसरा कार्य करवा रहे हैं, तो ऐसे में मतलब कि वो कार्य अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह कुशल कारीगर उसमें नहीं होगा। जैसे कि आपको मतलब कि खाना ही बनवाना है, जैसे आपके यहाँ अच्छा भोज बन रहा है, मतलब कि गांव में भोज है, अगर चाह रहे हैं
कि मतलब कि हम लोग खाना बनवाए, और खाना बनवाने के लिए मतलब किसी को भी आपको जो मिल रहे हैं, या मान के चलिए आपसे गांव समाज में जो छोटे तबके का लोग है उसको पकड़ के लाए कि नहीं तुमको खाना बनाना पड़ेगा, वो बेचारा डर से बनाएंगे। लेकिन ये तो गारंटी नहीं है, उसको खाना बनाने तो आता नहीं है, तो वो कितना अच्छा बना के देगा और बाद में आप कहिएगा कि अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना। वही यदि कुशल कारीगर को आप देते हैं जो उसमें सक्षम है, जो बनाते हैं उसको रेगुलर करते आते हैं, तो वो अच्छा से करेंगे। तो मतलब जिसका जो कार्य है, जिसको जिस कार्य में भी मन लगता है उसको वो कार्य दिया जाए, स्वतंत्रता दीजिए। ये नहीं कि जाति के आधार पर ये जाति का लोग है तो यही काम करेंगे। तो ऐसे में कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। सक्षम श्रमिक और कुशल व्यक्ति का निर्माण तभी हो पाएगा जब उनके क्षमता को विकसित किया जाए और उनको जो कार्य में मन लग रहा है उस कार्य की पेशा को चुनने की अनुमति खुद दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग का एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखेंगे। ये ऊपर में से हम लोगों ने देख चुके थे। ये ऊपर का दूसरा हम लोग नहीं देखे थे, दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? मतलब लेखक के नज़र में आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? तो आज के उद्योगों यदि हम बात करें तो आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिक संख्या लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जिनको उस कार्य में कोई रुचि ही नहीं है। आज उद्योगों उद्योग जो है उसमें जो बहुत मतलब कि उद्योगों की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि वह कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। तो इसका भी ये रीज़न है कि जो अधिक संख्या का लोग उसमें जुड़े रहते हैं उसको उस कार्य में रुचि ही नहीं है, वे जीवन यापन के लिए ही वैसे कार्य से जुड़े हुए हैं और विवश है, मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए ऐसे कार्यों से जुड़े हैं और एक तरीके से कह दीजिए कि बेबस है। जिसको जिस कार्य में मन लग रहा है यदि उसी कार्य को किया जाए तो ही मतलब कि वह कार्य मतलब अच्छा हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई गांव का आदमी है, उसको मतलब दिक्कत है, पैसा कम है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम गांव में छोटा सा मतलब कुटीर उद्योग करें, जैसे कि चीनी मतलब कि धान कूटने वाला मशीन होता है ये सब लगाए, या कोई और छोटा सा जो बिजनेस होता है वो करे। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, नहीं कर सकता है, या कुछ रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर वही उसी को जीवन यापन के लिए तो किसी उद्योग में काम करने के लिए मुंबई दिल्ली जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर उद्योग होते हैं तो अगर वहाँ गए तो जिस भी उद्योग में काम करेंगे उसको आधा मन लगेगा, आधा मन लगेगा कि काश हम घर पे ये करते, इससे ज़्यादा आय आती या आय कम भी आते तो हम इस कार्य को अच्छा से कर सकते हैं। मान के चलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी का कार्य आ रहा है, वही करना चाहते थे तो हम इसको अच्छा से कर सकते थे। तो इस तरीके से वो कार्य को जो उद्योग होता है उसमें अच्छा से अंजाम तक नहीं दे पाएंगे, अच्छे से कार्य को नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने मतलब कि जो भी क्वेश्चन छूट रहे थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसमें से भी हम लोगों ने तीनों ये ऊपर ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में देख चुके थे। तो और जो इसमें से हमने आपको इसमें से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम इसमें से भी अब आपको शॉर्टली आपको नोट्स बना के देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन क्वेश्चन आएंगे, उसको अपने तरीके से लिखकर हम आपको देंगे, जैसे कि प्रस्तुत प्रश्न करके आए, जिससे कि आप उसको अच्छे से याद रख सके, अच्छे से तैयार कर सके। तो वो हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, इस चैप्टर को आपको मिल जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, और आप लोग क्लास ज़रूर ले लें। सारे सब्जेक्ट की हम बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शॉर्ट नोट के जरिए आपको तैयारी करवा के दे रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर, फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे नंबर लाए, और कोई भी नॉर्मल भी स्टूडेंट है तो वो अच्छे नंबर से मध्यमा एग्ज़ाम पास कर सके, क्योंकि आपने एडमिशन लिए हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो हम आपको पास करवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ गए, क्लास ले लिए, तो आपको निश्चित ही पास हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, और कल आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट्स तैयार होके मिल जाएगा।
और एक चैप्टर देखते हैं, एक चैप्टर और हिंदी का करेंगे, नहीं तो हम लोग संस्कृत स्टार्ट करेंगे। और संस्कृत का जो चैप्टर है उसको भी एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तीनों संस्कृत का एक एक चैप्टर। उसके बाद फिर से हम लोग सारे सब्जेक्ट का जो जो छूट रहा है सारे का हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए ज़रूरी है। और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव ही है, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत की रोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसको माना था। मतलब अंबेडकर जी के द्वारा जब लिखे इस कहानी में, इस निबंध में जो दिया गया है, तो इसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसको माना था। जातिवाद या उद्योग धंधों की कमी या कार्यकुशलता या प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ये हमने आपको देखे कि इस टॉपिक का नाम ही है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो ये मतलब किसको माना था, जाति प्रथा को माना था, क्योंकि लेखक महोदय के द्वारा कहना है कि जाति प्रथा के कारण लोग सीमितता के तौर में बढ़ जाते हैं, जिसको जिस कार्य में रुचि होती है उसे वो कार्य नहीं मिलता है और दूसरे कार्य करने पड़ते हैं, जिससे कि बेरोजगारी का दर बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सभ्य समाज, क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है, क्यों है, श्रम विभाजन के लिए या जाति प्रथा के लिए या अणुबॉम्ब के लिए या दूध पानी के लिए। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो हमें श्रम विभाजन के लिए है। किस लिए है, तो श्रम विभाजन के लिए हमें सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, इस सभ्य समाज के लिए हमें श्रम विभाजन की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला है कि यू आर शुद्राज किसकी रचना है। तो यू आर शुद्राज किसकी रचना है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यू आर शुद्राज की हम बात करें तो ये किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की यू आर शुद्राज रचना है। कौन सी रचना, यू आर शुद्राज किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे कौन। मतलब भीमराव अंबेडकर के जो चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, कबीर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या मदन मोहन मालवीय। तो भीमराव अंबेडकर जी के जो चिंतक प्रेरक थे वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबीर जी जो थे वो कौन थे, तो मतलब कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति मानते थे कबीर जी को, क्योंकि कबीर जी भी इसी तथ्य पर चलते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके शीर्षक के और कहानीकार से ही रिलेटेड है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित है। मतलब किस पुस्तक से लिया गया है, ये आपसे पूछे जा रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ऐसा तो है नहीं कि आपके पुस्तक में दिया गया है, या अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया मतलब कि जो पुस्तक है उसमें से ये कहानी आपको दिया गया है। तो वो आपसे पूछे जा रहे हैं कि यह किस पुस्तक से लिया गया है। जैसे कि इसमें दिया है कि द अनटचेबल्स या यू आर शुद्राज या एनहिलेशन ऑफ कास्ट या बुद्धा एंड हिज धर्म। क्योंकि बाद में अंबेडकर जी ने लास्ट में जब संविधान सारा कुछ हो गया उसके बाद अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ये आप सबको पता भी होगा, क्योंकि छोटे जाति से थे ये, उसके बाद ये धीरे धीरे जाते जाते लास्ट में ये बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो और इसमें इसका जो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये जो आपका शीर्षक पाठ लिया गया है वो एनिहिलेशन
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये शीर्षक कहानी लिया गया है, जो कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये रचित पुस्तक है, उसी से ये आपके बुक में लिया गया है ये कहानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है कौन? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि इसमें आपने इतना बार देखे तो आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट में दिया है रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य। इस तरीके से आपको लेखक का नाम भी याद हो जाएगा, और जो हमने आपको बताए थे प्रस्तुत प्रश्न वाले, जो कि सब में कॉमन लिखने के लिए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत भी नहीं होंगे उतना। आप किसी भी क्वेश्चन में लिख रहे हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा अच्छे ढंग से, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा दिया है गुणाकर मूल्य, चौथा दिया है महात्मा गांधी। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये लेखक, इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। कौन? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? तो भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? जैसे दिया है, लोगों की स्थिति शिक्षित हो, लोग स्वस्थ हो, लोग ज्ञानी हो, लोग में पारस्परिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। इस कहानी से हमें यही मिला है कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो, मतलब सबके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। ये हमने क्वेश्चन में भी देखे थे, क्वेश्चन भी इसके बारे में हम लोगों ने जाने थे। क्योंकि ये नहीं कि यदि आपके जाति का है तो उसके लिए आप मतलब अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप कहीं पर मतलब बड़े जॉब के लेवल पर चल गए हैं, वहाँ पर यदि आपके कास्ट के लिए आता है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसको आप वेटेज दे रहे हैं। वही अगर दूसरे कास्ट का आ रहा है तो उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कवि महोदय हमें कह रहे हैं कि लोगों को पारस्परिक श्रद्धा होनी चाहिए और सम्मान का भाव होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ताकि जातिवाद को कम किया जा सके। तो ये जो लेखक जी है भीमराव अंबेडकर जी, इनका तथ्य था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जाति प्रथा की दूषित सिद्धांत क्या है? एक दूसरे के विरोध, या सभी आपस में ईर्ष्या भाव से रहते हैं, या गर्भ धारण के समय से ही इसकी मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, या एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो ये क्या है? इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। एक दूसरे का विरोध तो ये भी नहीं है, मतलब आपस में ईर्ष्या भाव। ऐसा नहीं है कि सब आपस में ईर्ष्या भाव ही रखते हैं, लेकिन ये नंबर तीसरा नंबर का सही है। यह कह रहा है कि गर्भ धारण के समय ही उसमें मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब किस कुल में वो जन्म ले रहे हैं, उसी समय उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कि यदि वो ब्राह्मण जाति में है तो वो पूजा ही करेंगे, दूसरे कार्य नहीं करेंगे। क्षत्रिय हैं तो वो रक्षा का ही कार्य करेंगे। अगर कृषक के परिवार में आ रहे हैं तो कृषि ही करेंगे, और वही शूद्र के परिवार में आ रहे हैं तो सबके सेवा भाव में ही रहेंगे, और दूसरा कार्य जो वो नहीं कर सकते हैं। भले वो कितना ही निर्धन क्यों न हो जाए, कि उसकी कितनी भी स्थिति खराब क्यों न हो जाए, वही कार्य पे लगे रहेंगे। तो ये को मतलब कि दूषित थी हमारी जाति प्रथा का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखे थे कि एक ऑप्शन में बुद्धिज्म और कम्युनिज्म दिया गया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है राम इकबाल सिंह राकेश, तीसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, या चौथा है दिनकर साहब। तो ये किसके द्वारा मतलब कि लिखा गया? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। तो ये मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही रचित है। कि क्योंकि हमने आपको बता दिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने बाद में
बुद्ध धर्म को अपना लिया और उसने एक पुस्तक लिखी बुद्ध धर्म से रिगार्डिंग, जिसका नाम दिया था बुद्धिज्म और कम्युनिज्म। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का जो आगे का जो क्वेश्चन है ये दूसरे का चैप्टर का है, जैसे कि 20 के दांत के हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, इतना ऑब्जेक्टिव आपके लिए सफिशिएंट है। कोई भी चैप्टर से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव ही आएंगे आपके हिंदी में। तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन में 10, 12, 15 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जिस टॉपिक में भी जितना ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे। अब आपको इस तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्या होता है। अब हम आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे, अच्छा से लिखा हुआ, और कितना सटीक क्वेश्चन, और जो आप लोग भिविया क्वेश्चन मांग रहे थे कि हमको भिविया दीजिए कि वही आ जाए, तो मतलब कि पढ़ना तो सब है, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, लेकिन कम मेहनत में अगर चाह रहे हैं अच्छे करने तो उसके लिए भी हमने जुगाड़ किए हैं और आपको वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग फ़िलहाल इसमें इतना पर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का इससे लंबा वीडियो चलेगा, उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं, या तो 20 के दांत शुरू करेंगे या संस्कृत करेंगे, वो हम आपको बता देंगे। और रेगुलर आपकी ऑब्जेक्टिव की भी क्लासेज चल रही है, उसे भी ज़रूर आप लोग अटेंड करें, निश्चित ही आपको ऑब्जेक्टिव क्लास से बेनिफिट होंगे। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव हम बता दिए इसी में, लेकिन आपका सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव अलग से शाम वाले बैच में चलते हैं। और आप लोग बैच ज़रूर ले लें, निश्चित ही आपको बेनिफिट होंगे, बेहिचक ले लीजिए। आपको एग्ज़ाम तक इतना अच्छी तैयारी हो जाएगा कि आप बम बम करके एग्ज़ाम देने जाइएगा और अच्छे से लिख के आइएगा। तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, ठंडा से बच के रहिए, बहुत ठंडा है, और पढ़ाई पर फोकस करिए, थोड़ा थोड़ा देर पढ़िए, कंबल में ही रह के पढ़िए, ऑनलाइन सुविधा है, अब तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कंबल में ही मोबाइल लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मी ठंडी है तो ठंडी से बचाव भी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग को आज की क्लास, आज का जो सेशन है उसको यहीं रहने देते। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, और क्या कुछ आपको मतलब और इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर वो भी चाहते हैं तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। जो भी बैच लिए हैं उसको सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस पर इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।